नमस्कार, न्यूज रूम लाइव आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से कुछ ही देर में 11:30 बजे चुनाव आयोग करेगा ऐलान। एक ही चरण में हो सकते हैं चुनाव। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो आज ऐलान तारीखों का सुबह 11:30 बजे का वो वक्त होगा। 224 विधानसभा सीटें, जादुई आंकड़ा बहुमत का 123, जिसको पाने की जद्दोजहद में सभी पार्टियां इस समय जी जान से लगी हैं चुनावी मैदान में। कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान आज के दिन, लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब चुनाव आयोग करेगा ऐलान तारीखों की। कर्नाटक चुनाव की तारीखों की घोषणा आज होने वाली है। 11:30 बजे चुनाव आयोग करेगा ऐलान। कर्नाटक चुनाव की तारीखों की घोषणा आज के दिन 11:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसी दौरान ऐलान होगा कि आखिर कब होंगे चुनाव कर्नाटक में। 224 विधानसभा सीटें, बीजेपी की सरकार एक बार फिर 123 यानी कि बहुमत का आंकड़ा पार करने की पूरी तैयारी है सभी पार्टियों की। तो चलिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ खास बातें आप देखिए। बीजेपी की बात करें तो 104 सीटें, सन 2018 में 36.35% वोट हासिल हुए थे। कांग्रेस की बात करें 80 सीटें, वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो उससे ज्यादा थी। जेडीएस की बात करें तो 37 सीटें, 18.3% वोट शेयर था जेडीएस का, और कांग्रेस का 38.14, मतलब कि ज्यादा था यहाँ पे। वहीं बात करें 2013 की तो कांग्रेस के खाते में आई थी 122 सीटें, जेडीएस के खाते में 40, बीजेपी के खाते में 40, यानी कि 2013 में कांग्रेस का दबदबा बहुत ज्यादा था कर्नाटक में। हालांकि 2018 के भी चुनाव में तस्वीरें ऐसी थी, लेकिन बीच में जिस तरह से एक बड़ा बदलाव हुआ, बीजेपी सत्ता में वापसी की, वो भी आप सभी ने देखा होगा। लेकिन आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो फिर उसके बाद किस तरह से सभी पार्टियां चुनाव में जी जान लगाएंगी, किस तरह से मेहनत करेंगी, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, ये तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता कर्नाटक के दौरे पर लगातार लगे हुए हैं कि कैसे माहौल बनाया जाए। वही कर्नाटक का जातीय समीकरण आप देखिए। SC ST की बात करें तो 24.5%, मुस्लिम की बात करें तो 16%, लिंगायत की बात करें तो 14%, और वोक्का लिंगा की बात करें तो 11% यहां पर है इनका वोट प्रतिशत, यानी कि इनका आंकड़ा। वहीं दलित की बात करें तो 36%, आदिवासी 15%, मनोनीत 1, सामान्य 173 और कुल 225 जो आरक्षित सीटों की स्थिति है इस समय विधानसभा में कर्नाटक में। वहीं दलित की हमने बात की 36, लेकिन एक एक सीट बेहद महत्वपूर्ण है इस बार के चुनाव में। शुभम पांडे सहयोगी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। शुभम, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है चुनाव की तारीखों का? देखिए ऐलान तो संभव है, लेकिन सभी पार्टियां तैयारी किस तरह से कर रही है चुनावी मैदान में? शुभम। बिल्कुल, देखिए सागर जी, अगर 2024 लोकसभा चुनाव के पहले करें तो सत्ता का सेमीफाइनल का चुनाव होने वाला है। आज 5 राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, तो इससे पहले शुरुआत जो है साल की, वो अगर बात करें तो उस वक्त कर्नाटक चुनाव से होने जा रहे। कर्नाटक को 224 सीटें हैं। अब से थोड़ी देर बाद 11:30 बजे के करीब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें जो 224 सीटें हैं उसके लिए चुनाव तारीखों का ऐलान करे। उसके बाद तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, भाजपा हो, जेडीएस हो, कांग्रेस हो, वो अपनी अपनी रणनीति में जुट जाए, क्योंकि 24 मई को कर्नाटक विधानसभा सत्र पूरा जो कार्यकाल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, ये सत्ता का सेमीफाइनल की शुरुआत होगी और फिर हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीएस हो, वो ये कोशिश करना चाहेगी कि इस चुनाव को जीता जाए, तभी आगे बढ़ा जाएगा। और यही से साफ तौर से चल जाए कि देशवासियों का
क्या मूड है, क्या वो 2024 में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता के सिंहासन पर बिठाना चाहती है। तो ऐसे में कर्नाटक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान का चुनाव है, मध्य प्रदेश का चुनाव, लेकिन कर्नाटक का चुनाव साउथ जोन में अगर बात करें तो किसी भी नेशनल पार्टी को एक तरफा बहुमत मिलता नहीं। अगर हम 2018 चुनाव की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी और बीजेपी को 104 सीटें उस वक्त 2018 के चुनाव में मिली थी। लेकिन बाद में बीजेपी ने जेडीएस को साथ में लेकर और कांग्रेस के कुछ विधायकों को अपने पाले में लेकर कर्नाटक में सरकार जो है इस वक्त बना ली। लेकिन अब जिस तरीके से जो चीजें हुई है, कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा हो या बीजेपी का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर, जिस तरह से नए प्रोजेक्ट हो, डेवलपमेंट की बात हो, उन सारे विषयों को लेकर कर्नाटक में इस बार चुनाव जो है वो होने जा रहा है। तो कहीं न कहीं सबकी निगाह चुनाव आयोग के ऊपर होगी कि कब चुनाव तारीखों का ऐलान होता है। हालांकि आज अगर चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाता है तो पूरे प्रदेश भर में आचार संहिता वो पूरी तरह से लागू हो जाएगी। जी, लेकिन शुभम, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र आपने किया, लेकिन बीजेपी तो शुरुआत से ही लगी रहती है चुनावी मैदान में कि कैसे चुनाव के समय बेहतर प्रदर्शन किया जाए। अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, पीएम मोदी की बात करें, ये दिग्गज लगातार देखिए संबोधित कर रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा इन तमाम दिग्गज नेताओं की रैलियों के आगे फीकी सी दिखाई देती है मौजूदा समय में? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही बात की। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार कर्नाटक का दौरा किया, उन्होंने कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया, कई सारे प्रोजेक्ट कर्नाटक के जो लोग हैं, कर्नाटक के प्रदेशवासी, उनको किया। तो ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा जो कर्नाटक से होकर गुजरी है, पीछे कन्याकुमारी माफ कीजिए कन्याकुमारी से जो कश्मीर तक यात्रा शुरू हुई थी, वो उस राज्य से गुजरी थी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने पिछली अगर तुलना की बात है 2018 में तो अच्छा परफॉर्मेंस किया, 80 सीटें लाना, 224 लोकसभा विधानसभा सीटों में से 80 सीटें जीतना, ये एक अच्छा मार्जिन है कांग्रेस के लिए, जहां पर पूरे देश भर में कांग्रेस की अस्तित्व सवाल आ रहा है, कांग्रेस के परफॉर्मेंस पे सवाल आ रहा है। तो ऐसे में कर्नाटक में जिस तरह से जो चुनाव हुए थे 2018 में 80 सीटें लाना है, वाकई कांग्रेस के लिए काबिल तारीफ थे। लेकिन उसके बाद विधायकों का साथ छोड़ना तो कांग्रेस को अंदर ही अपने आप खोखले मजबूत प्रदान करती है। इस वजह से कांग्रेस के पास यही विकल्प है कि ऐसे नेताओं को चुना जाए, ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जो उनका साथ दे, अंत समय तक साथ दे। क्योंकि हम हर राज्यों में देखते हैं सरकार बनने के कुछ महीनों के बाद ही कई सारे विधायक पाला बदल के लेकिन शुभम देखिए, कर्नाटक के समीकरणों को जब हमने देखा है तो ओबीसी का जिक्र हमेशा आया है, क्योंकि ओबीसी वो वोट बैंक है जो किसी भी पार्टी की धुरी को बदल सकता है। ऐसे में इस समय राहुल गांधी का देखिए ओबीसी पर हमलावर होना, जिस तरह से बीजेपी ने मुद्दा बनाया और सांसदी गई राहुल गांधी की, कहा जा रहा है कि एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कर्नाटक में। बिल्कुल, बहुत बड़ा फैक्टर होगा, ओबीसी का मुद्दा हो या जिस तरीके से देश में इस वक्त राहुल गांधी की जो संसदीय चली गई है, उनका जिस सूरत कोर्ट ने जो सजा सुनाई, उसको लेकर कहीं न कहीं एक वोट बैंक पे असर जरूर पड़ेगा। लेकिन बीजेपी और जो जेडीएस वहां की लोकल पार्टी है, वो ये कोशिश करेगी कि जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो 5 साल काम हुए, उसके मुद्दे को लेकर ही चुनाव लड़ा जाए। जबकि कांग्रेस ये बात कहेगी कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हो, जो राहुल गांधी ने जो डायलॉग दिया था, उसके बावजूद भी राहुल गांधी ये कहेंगे कि ईडी किया या कांग्रेस पार्टी जो है इसी मुद्दे को लेकर घेरेगी, साफ तौर पर बीजेपी को घेरेगी कि आपने पिछले 5 सालों में क्या किया। तो एक तरफ विकास की बात है, दूसरी तरफ ओबीसी की बात होगी, ओबीसी जो जाति समीकरण होता है, ओबीसी अदर वोट बैंक की बात होती है। उन्हीं सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव जो है कर्नाटक का लड़ा जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद ये तस्वीरें स्पष्ट हो जाएगी कि कब कर्नाटक में चुनाव होने जा रही है, किस तारीख को वहां पर मतदान होगा। उसके बाद मैनिफेस्टो जारी होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 5 साल के मुद्दे पर ये पॉलिटिकल पार्टी काम करेगी और जनता किस तरह से अपना भरोसा जताएगी, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शुभम, त्रिकोणीय मुकाबला भी दिखाई दे रहा है, जेडीएस में, कांग्रेस में, बीजेपी में, और ओबीसी मुद्दे की अगर बात करें तो वो कलेगा समुदाय काफी अहम है। वो कलेगा समुदाय जिसकी तरफ गया, समझ जाइए उसकी भी नैया पार हो जाती है, कहा यह भी जाता है कर्नाटक में। बिल्कुल, देखिए सागर, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ये समुदाय बहुत बड़ा एक्स फैक्टर साबित होगा, क्योंकि ये फैक्टर जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हाथ मिलाता है, वो सत्ता का सुखभोग जो है उस राज्य में प्राप्त करती है। तो ऐसे में ये जो दल है, इसके ऊपर सबकी नजर होगी, पूरे प्रदेशवासियों की नजर होगी कि आखिर ये दल किससे तरफ जाता है। लेकिन जिस तरीके से अगर 5 साल की बात करें तो जो वहां पर बीजेपी की सरकार और जेडीएस की सरकार थी, वहां पर मिलकर काम किए, ये भी मुद्दे में ध्यान रखा जाए कि लोगों के मन में विकास किस तरह से हुआ, डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, जो नई कानून सरकार ने बनाया वो किस तरह से लोगों के हित में हुई, इन सारे विषयों को भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन हमें इंतजार करना होगा मैनिफेस्टो किस तरह से आते हैं, और 5 साल का लेखा जोखा भी लोग अपने मन में रखते हैं कि आखिर 5 साल में क्या हुआ, क्या नई पॉलिटिकल पार्टी को चांस देना चाहिए। इन सारी बातों को भी ध्यान में रखकर ये चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। जी,
लेकिन देखिए 6 हिस्सों में जिस कर्नाटक को बांटा गया है शुभम, कहा यह जाता है कि 6 जो जगह है उसका एकदम जोन अलग अलग है। वोट बैंक अगर देखिए कर्नाटक से सटा हुआ, अगर हम बात करें हैदराबाद, कई ऐसे जगह जो अलग अलग राज्यों से सटे हुए, आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो वहां पर अलग अलग नेताओं का प्रभाव और वर्चस्व हमेशा दिखाई देता है। इस बार भी क्या वैसा ही रहने वाला है क्या? बिल्कुल, देखिए किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो नेताओं का अस्तित्व, नेताओं का महत्व बहुत माना जाता है। वो नेता किस विधानसभा क्षेत्र में कितना पावरफुल है, किस बेल्ट में कितना पावरफुल, ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि उसके नाम पर ही वोट बैंक आती है, उसके नाम पर लोग वोट करते हैं, क्योंकि लोग अपने नेता को चुनते हैं, पार्टी नहीं देखते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में एग्जाम्पल देकर कोई कांग्रेस में है, उस नेता का प्रभावशाली वहां पर जाता है, वो बीजेपी में जाता है तो भी उसे वोट मिलता है। यहाँ पर नेताओं की जो प्रभावशाली होती है वोट बैंक की, वो सबसे ज्यादा अहम मायने रखती है। तो ऐसे में यहाँ पर साफ तौर पर नेताओं की जो अस्तित्व है, नेताओं ने अपने 5 साल में विधानसभा में कितने काम किए, उस नेता की कितनी पावर है, उस नेता के पास कितने लोग हैं, कितने वोट बैंक है, वो सारे चीजें भी मायने रखती हैं। और यही वजह है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी कुछ नेता, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि हैदराबाद का बॉर्डर हो, तेलंगाना का बॉर्डर, महाराष्ट्र का बॉर्डर हो, कर्नाटक महाराष्ट्र का बॉर्डर, कई सारे ऐसे गांव हैं जो कर्नाटक के विधानसभा में आते हैं, कर्नाटक सरकार में आते हैं। तो ऐसे में ये चीजें बहुत मायने रखेंगी कि वो नेता कितनी पावरफुल रखता है, कितनी अपनी हैसियत रखता है। क्योंकि जिस तरीके से एक जो मुद्दा इस वक्त अगर कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर की बात करें तो कुछ गांव जो है वो विलय होना चाह रहे थे कर्नाटक, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ध्यान नहीं दे, हालांकि महाराष्ट्र सरकार उन्हें बचाना चाहते, लेकिन वो जोन भी जो है कर्नाटक के विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। तो ऐसे में इस तरह से अगर बात करें हैदराबाद, तेलंगाना, ये चलिए बिल्कुल शुभम, आपसे कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम दिखाएंगे और बीजेपी की प्रयोगशाला आखिर कैसे काम करती है, कर्नाटक में कैसे वोटरों को लुभाती है, चाहे हम बात करें हिंदुत्व की या फिर वो कलेगा की या फिर अन्य समुदायों की जो अलग अलग तटीय क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो 11:30 बजे चुनाव आयोग ऐलान करेगा और ऐसे में पार्टियां अपनी अपनी प्रयोगशाला में क्या रणनीतियां बना रही हैं ये देखना काफी अहम होगा धरातल पर, क्योंकि ब्राह्मणों की बात करें, चाहे हम बात करें मुस्लिमों की, चाहे अन्य जातियों की, कर्नाटक का समीकरण हमेशा सबको परेशान किया है। तो चलिए एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स हम बताते हैं। बीजेपी की बात करें तो 104 सीटें, 36.35% वोट शेयर थे सन 2018 में। कांग्रेस की बात करें तो 80, जेडीएस की बात करें तो 37, कुल विधानसभा सीटें 224 और बहुमत का जादुई आंकड़ा 123, जिसको पाने की चाहत सभी पार्टियों की। लेकिन त्रिकोणीय समीकरण हमेशा यहां पर दिखाई दिए हैं। जेडीएस की बात करें, चाहे हम बात करें कांग्रेस की या फिर बीजेपी की, कर्नाटक का जातीय समीकरण भी आप देखिए, मुस्लिम, लिंगायत, वहीं दलित, आदिवासी और मनोनीत सामान्य, कुल अगर हम सीटों की हम बात करें आरक्षित सीटों की स्थिति में। वहीं एक और बड़ी खबर, अश्विनी वैष्णव का राहुल गांधी पर हमला। खुद को देश से ऊपर मानते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को संविधान पर भरोसा नहीं है, यह कहना अश्विनी वैष्णव का अहंकार के चलते राहुल ने सदस्यता अपनी खोई है। राहुल ने ओबीसी समुदाय का अपमान किया, यह कहना अश्विनी वैष्णव का, जो कि रेल मंत्री हैं। राहुल गांधी को संविधान पर भरोसा नहीं है, अहंकार के चलते राहुल गांधी ने अपनी सदस्यता खोई है, यह कहना है अश्विनी वैष्णव का। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा अश्विनी वैष्णव। संविधान के अनुसार सरकार को चलाने का, गवर्नेंस का एक मॉडल बना हुआ है, एक व्यवस्था बनी हुई है, तब क्या एक पैरेलल पीएमओ बनाना एनएसी के नाम पे, क्या वो इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्शन की बात थी? तो साथियों, मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि मिस्टर राहुल गांधी अपने अहंकार के कारण डिस्क्वालीफाई हुए हैं। मिस्टर राहुल गांधी ओबीसी समाज को जो अपमानित किया उन्होंने, उसको कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके जो फैसला किया, मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो इन सब कोर्ट से, संविधान से, पार्लियामेंट से, इन सब से ऊपर है। वहीं अश्विनी वैष्णव के आरोप पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी पलटवार किया है, सुनिए आप। राजा चारों तरफ से भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गया है, कोई जवाब नहीं सूझ रहा है, तो एक एक प्यादे आगे किए जा रहे हैं वजीर के रूप में।
कल स्मृति जी की बारी थी, आज वैष्णो जी की बारी है। पर चेहरा बता रहा था वैष्णो जी का कि उनके पास कुछ कहने को नहीं, क्योंकि खुद जिस अडानी को बचाने के लिए ये सरकार दागदार हुई है, रेलवे तो उन्होंने ही बेच दिया अडानी के हाथों में। अडानी के लगे इंजन लिखे हुए रेल, प्लेटफॉर्म, स्टेशंस, जमीनें गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां हटाकर करने वाले मंत्री को जब सामने किया तो ऐसा लग रहा था जैसे नाव डूब रही है और उसको बचाने के लिए हाथ पैर मार रही है सरकार। चलिए एक और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता आज 35 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीरव मोदी, ललित मोदी को क्लीन चिट देने पर सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस और विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आक्रामक तरीके से बीजेपी को घेरने की तैयारी। पार्टी लगातार बैठक भी कर रही। इसी कड़ी में पार्टी ने विरोध प्रदर्शन का एक और प्लान जारी किया। कांग्रेस ने आज डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड के तहत 35 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर बताया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे। वे राहुल गांधी की संसद की सदस्यता। अपोजिशन के लोग भ्रष्ट हैं अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। अरे आप तो बड़े बड़े चोरियां करके उनको डिफेंड करते जा रहे हैं और दूसरों को आप चोर बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर एक अपनी बात जब रखते हैं उसको कुछ उसमें सत्यता होना चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहते कि सिर्फ दूसरों को अपमान करना, यही उनका धर्म है। आज इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने वाला है आपके गढ़ राज्य में, किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जाएगी और क्या तैयारियां हैं? तो चलिए एक और बड़ी खबर, कुशीनगर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 451 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। खड्डा तहसील के भवन का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। पूरे इलाके में नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। दौरों का दौर लगातार जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ बिना रुके बिना थके लगातार कई योजनाओं की सौगात दे रहे हैं प्रदेशवासियों को। इसी कड़ी में कुशीनगर को भी आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। ये तैयारियों की तस्वीर फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम है, मंच सज चुका है, बैठने का इंतजाम वहां पर काफी बेहतर और कुछ इस तरह से तैयारियां सीएम के आगमन को लेकर। मंच पर बीजेपी की तमाम बड़ी उपलब्धियों को भी दिखाया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि बीजेपी ने किस तरह से काम किया, क्योंकि हाल ही में 1 साल पूरे किए हैं बीजेपी ने यूपी में 2.0 सरकार में। वहीं लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक 11 बजे होगी। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। बीजेपी की नई टीम बनने के बाद पहली बड़ी बैठक की भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद होंगे। जिला महानगर अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी चर्चा है। बैठक में सभी जिलों के प्रभारी भी तय किए जाएंगे। बीजेपी लगातार देखिए कैसे बूथ स्तर पर तैयारी की जाए, कैसे और पार्टी को मजबूत किया जाए और कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, इस पर लगातार फोकस रहता है। तभी बीजेपी तो परचम लहराई है, अन्य पार्टियों को भी इसी तरह से काम करना होगा, तब जाकर तस्वीरें थोड़ी बदलेंगी। सहयोगी विवेक तिवारी फोनलाइन पर पूरी जानकारी के साथ। विवेक, बैठक की शुरुआत कितने बजे होगी और आज बैठक में किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा होगी? देखिए 11 बजे यह बैठक शुरू होगी। अभी 2-3 दिन पहले जो प्रदेश की नई कार्यकारिणी है उसका गठन किया गया है, तो उन सारे पदाधिकारियों को आज बुलाया गया है और 11 बजे यह बैठक बीजेपी का जो मुख्यालय है प्रदेश का वहां पर होगी। जो चीजें इसमें तय होनी है उसमें यह है कि 2024 इलेक्शन के मद्देनजर ऑब्जर्वर भेजे जाने हैं सभी लोकसभा क्षेत्रों में, तो उन पर चर्चा होनी है। महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है, उस पर चर्चा होनी है। और इसके अलावा स्थानीय निकाय के चुनाव भी अप्रैल के दूसरे हफ्ते में माना जा रहा है कि होंगे, उसकी तैयारी को लेकर के भी चर्चा होनी है। और इंट्रोडक्टरी मीटिंग भी होगी क्योंकि नए पदाधिकारी बने हैं, एक दूसरे से उनका इंट्रोडक्शन भी कराया जाना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आज की इस बैठक में होने जा रही हैं। जी चलिए, शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए।
वहीं अतीक के भाई अशरफ को हत्या होने का डर है। अशरफ ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। 2 सप्ताह में निपटा दिया जाऊंगा, अशरफ का ये कहना है। जेल से निकालेंगे और निपटा देंगे। अशरफ ये कह रहा है, एक अधिकारी पर धमकी देने का आरोप भी लगाया है। अशरफ को डर है कि कहीं निपटा न दिया जाए मुझे। अपने हत्या की आशंका उसने जताई है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमाम अपराधियों के एनकाउंटर के बाद अशरफ में भी अब डर का माहौल है कि कहीं ऐसा ना हो मैं जो जेल से बाहर निकलूं और मैं भी निपट जाऊं। अतीक के भाई अशरफ को अब हत्या होने का डर, क्योंकि कल के दिन तो बरी हुआ अशरफ उमेश पाल अपहरण मामले में। तो अशरफ की ये बड़ी बात, 2 सप्ताह के अंदर मैं निपटा दिया जाऊंगा, अशरफ ये कह रहा है। अशरफ को पूरा समय भी लगता है, पता है कि 2 हफ्ते लगेंगे। हालांकि आशंका जताई अशरफ ने है। एक अधिकारी पर धमकी देने का अशरफ ने आरोप तक लगा दिया। एक अधिकारी ने हमसे ये कहा कि तुम निपटा दिए जाओगे। अशरफ में खौफ है। अब क्या कहा अशरफ ने, ये भी आप सुनिए। 100 से ज्यादा मुकदमे आपके भाई के ऊपर है, आपके ऊपर है, आपके 100 से ज्यादा मुकदमे आपके भाई के ऊपर है, आपके ऊपर है, आपके। तो अशरफ ने बहुत धीरे से इस बात का जिक्र किया, सुन भी आप सकते हैं। 2 सप्ताह में मैं निपटा दिया जाऊंगा, जेल से निकालेंगे, निपटा देंगे, इस तरह की बातें भी। से ज्यादा मुकदमे आपके भाई के ऊपर है, आपके ऊपर है, आपके। 100 से ज्यादा मुकदमे आपके भाई के ऊपर है। चलिए एक और बड़ी खबर। देश में लगातार कोरोना की रफ्तार अब बढ़ने लगी। 24 घंटों में 2151 नए मामले। पॉजिटिव केस की संख्या में इजाफा देखिए, चौंकाने वाला। 24 घंटों में दिल्ली में 214 केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटों में 2151 मामलों का सामने आना ये डराता है। इन आंकड़ों को देखकर अगर आप परेशान नहीं हो रहे हैं तो सतर्क तो आप हो ही जाइए, क्योंकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब बढ़ने लगी है। ये खतरे की घंटी है आपके लिए। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी, हैरान करने वाला, परेशान करने वाला। दो 2151 पॉजिटिव केस। बात करें मुंबई की, दिल्ली की, ये वो देश के तमाम ऐसे बड़े शहर हैं जहां से मामले बहुत ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। तो इन आंकड़ों को बताना हमारा मकसद, आपको परेशान नहीं करना। हमारा मकसद है आपको सचेत करना। न्यूज़ इंडिया की अपील यही है कि आप सचेत रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत अनमोल है। नमस्कार।